हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम टेबल पर। मैं अविनाश कुमार आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पेट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और पेट के एग्ज़ाम को देखते हुए मैं महामैराथन क्लास, महासंग्राम क्लास लेकर आ रहा हूं आजकल। और मॉडर्न इंडिया का मैंने कई वीडियो आप लोगों को बनाया और आप लोगों को दिया है। आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसका अध्ययन किया, उस वीडियो को देखा, पढ़ा और समझा। दोस्तों, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर अप करने वाले हैं। हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो। दोस्तों, हर तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आइए बिना देर के हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे बैठे हुए सभी हमारे विद्यार्थी प्रशांत, संदीप, प्रदीप, आशीष, अरुण, कासिम, आलोक, राहुल सिंह, अभय नंदन पांडे, धनंजय यादव, पूजा वर्मा, सुशीला, रानी यादव, रानी पांडे, निवेदिता श्रीवास्तव, पिंकी, निकिता, स्नेहा, मनीषा, महिमा, सपना, गुड़िया, अनीता गुप्ता, नयनीति, शिखा, रेखा, संजना, संध्या और खुशबू गुप्ता, बिकानू, अभिषेक यादव, अंकित, सभी लोग हमारे क्लास में उपस्थित हैं और सभी लोग बहुत ही मेहनत के साथ ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग पेट का पेपर जाइए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दे करके आइए। दोस्तों, आइए बिना देर के हुए इसी के साथ हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न को सही क्रम में सजाइए। दोस्तों, राज्यसभा का गठन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, आंध्र प्रदेश का गठन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत। दोस्तों, राज्यसभा का जो गठन हुआ था वह 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। 6 अगस्त 1952 को हुआ था। दोस्तों, आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। और दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था। दोस्तों, राष्ट्रीय विस्तार योजना की शुरुआत 1953 में हुआ था। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा। पहला आम चुनाव लोकसभा का 1951-52 में हुआ था। चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों स्थापना हुआ था। और 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था। दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, तो राज्यसभा का जो है गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 को। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था। तो दोस्तों, इसको सही क्रम में लगा लेंगे। सबसे पहले हम लोग 3 अप्रैल 1952 1 नंबर। उसके बाद दोस्तों आ जाएगा 6 अगस्त 1952 2 नंबर। और उसके बाद दोस्तों 2 अक्टूबर 1952 आ जाएगा 4 नंबर। और उसके बाद आंध्र प्रदेश का गठन हो जाएगा 3 नंबर। तो 1 2 4 3 हमारा सही क्रम होगा। ये आप लोग लिख लीजिए, 1 2 4 3। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन है दोस्तों? तो दोस्तों, इसका ट्रिक है BC पाने MBA।
दोस्तों बी से बांग्लादेश, सी से चाइना अर्थात चीन, पा से पाकिस्तान, ने से नेपाल, यम से म्यांमार, और बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो दोस्तों BC पाने MBA ये भारत के पड़ोसी देश अर्थात सबसे लंबी सीमा रेखा वाले देश हैं। तो याद रख लीजिएगा BC पाने MBA। अगर हमारे ऑप्शन में बांग्लादेश है तो ठीक है, देखिए बांग्लादेश दिया गया है। अगर बांग्लादेश ऑप्शन में नहीं होता तो चीन हो जाता, अगर चीन ऑप्शन में नहीं होता तो पाकिस्तान हो जाता, पाकिस्तान ऑप्शन में नहीं होता तो नेपाल हो जाता। दोस्तों इन सब में से कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। तो BC पाने MBA। अब दोस्तों आते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से असत्य का चयन करें। राज्यसभा की सीटें दोस्तों दिया गया है। दोस्तों केरल में 11 नहीं दोस्तों, केरल में 9 सीटें होती है, ध्यान रखिएगा। और कर्नाटक में 12 सही है, पश्चिम बंगाल में 16 सही है, बिहार में 16 होता है, राजस्थान में 10 है, और दोस्तों राजस्थान में 10 है, उड़ीसा में 10 है, याद रखिएगा। और दोस्तों बिहार में 16 है, तमिलनाडु में 18 है, महाराष्ट्र में 19 है, याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, 31 सीटें हैं, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीटें 31, उसके बाद महाराष्ट्र में है 19, तमिलनाडु में है 18, उसके बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल और बिहार में 16 सीटें हैं, उसके बाद कर्नाटक में है 12 सीटें हैं। इस तरह से करके ये सीटें हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों याद रख लीजिएगा कि 11 सीटें कहाँ पे है, 11 सीटें कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में और गुजरात में। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात में 11 सीटें हैं। राजस्थान और उड़ीसा में 10 सीटें हैं। पंजाब, असम और तेलंगाना में 7 सीटें हैं। दोस्तों याद रखिएगा झारखंड में 6 सीटें हैं, झारखंड में 6 सीटें हैं। उसके बाद 5 सीटें कहाँ हैं, हरियाणा में 5 सीटें हैं। उसके बाद दोस्तों याद कर लीजिएगा ममेत्री अरुण गो में जो है राज्यसभा की 1 सीटें हैं। ममेत्री अरुण गो सनम अर्थात मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल, गोवा, सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम में राज्यसभा की 1 सीटें हैं ममेत्री अरुण गो सनम में, याद रखिएगा। तो दोस्तों लगभग मैंने सभी जो है कि राज्यसभा की सीटों को आपको बता दिया और आप लोगों को याद भी हो गया होगा। तो दोस्तों यहाँ आंसर होगा केरल। केरल में 11 नहीं 9 राज्यसभा की सीटें हैं। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। चलिए सबसे पहले आप लोग मुझे बता दीजिए, मैं आप लोगों को याद करा दूं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 31। उत्तर प्रदेश में 31, महाराष्ट्र में 19, महाराष्ट्र में 19, महाराष्ट्र में 19, उसका तमिलनाडु में 18, तमिलनाडु में 18, उसका पश्चिम बंगाल और बिहार में 16, पश्चिम बंगाल और बिहार में 16, उसके बाद है कर्नाटक में 12, कर्नाटक में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में 11, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में 11, राजस्थान और उड़ीसा में 10। अब दोस्तों 7 सीटें कहाँ है, पंजाब, असम, तेलंगाना, पंजाब, असम, तेलंगाना में 7। देखिए याद कर लीजिए, PAT, पंजाब, असम, तेलंगाना, पंजाब, असम, तेलंगाना में 7 हैं, 7 हैं पंजाब, असम, तेलंगाना। उसके बाद दोस्तों झारखंड में 6, झारखंड में 6, उसके बाद छत्तीसगढ़ में 5 है, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, झारखंड में कितनी है 6, झारखंड में 6, छत्तीसगढ़ में 5, छत्तीसगढ़ में, हाँ छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 5। उसके बाद आपको याद रखना है हिमाचल और उत्तराखंड, उत्तराखंड में 3, उत्तराखंड और हिमाचल में 3। अब यहाँ से जो ट्रिक है, ममेत्री अरुण गो सनम में 1 सीटें हैं राज्यसभा की। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल, गोवा, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम में राज्यसभा की 1 सीटें हैं। दोस्तों इसके अलावा याद रखिएगा दिल्ली में 3,
पांडिचेरी में 1 और जम्मू कश्मीर में 4, जम्मू कश्मीर में 4 ये राज्यसभा की सीटें हैं। तो दोस्तों इतना आप लोगों को याद हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची सही है, बिल्कुल सही है। भूमि सुधार 8वीं अनुसूची गलत है दोस्तों, यही 9वीं अनुसूची होना चाहिए। दोस्तों दल बदल कानून 10वीं अनुसूची सही है और नगर पालिका या पंचायत 12वीं अनुसूची सही है। दोस्तों नगर पंचायत या नगर पालिका 12वीं में है, जबकि पंचायत जो है आएगा 11वीं अनुसूची में आएगा। पंचायत में दोस्तों ध्यान रखिएगा, पंचायत में 18 विषय हैं, जबकि नगर पालिका में 29 विषय हैं, 29 विषय हैं, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। दोस्तों चलिए राज्यसभा के बारे में हम आपको राज्यसभा का इस सूची के बारे में आपको याद करा देते हैं। अनुसूची 1 में संघ और अनुसूची 1 में संघ और अनुसूची 2 में अनुसूची 2 में अनुसूची 3 में अनुसूची 3 में अनुसूची 3 में अनुसूची 4 में अनुसूची 4 में अनुसूची 5 में अनुसूची 5 में अनुसूची 6 में असमय त्रिमी। तो दोस्तों मैं बता दूं कि 1 में संघ जो है कि संघ और राज्य, 2 में है उसका वेतन, 3 में है शपथ, 4 में है राज्यसभा की सीटों का आवंटन, 5 में है SC ST के लिए विशेष प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान और 6 में असमय त्रिमी। 7वीं अनुसूची में 7वीं अनुसूची में सूची 7वीं में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं में 9वीं में 10वीं में 11वीं में 11वीं में 12वीं में 12वीं में 12वीं में। दोस्तों 6 में असमय त्रिमी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसके अलावा कोई भी दूसरा पूर्वोत्तर का राज्य नहीं आएगा। और याद रखिएगा 7वीं में आपका सूची है, 8वीं में भाषा है, 8वीं में भाषा है, 9वीं में भूमि सुधार विधि मानकीकरण है, 10वीं में दल बदल 10 से 10 से दल बदल और 11 में आपका पंचायत, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका या नगर पंचायत। दोस्तों याद रखिएगा प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों 10वीं अनुसूची को 1985 में 52वां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, दल बदल कानून, उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। दोस्तों 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन जो लाया गया, उस समय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। 73वां संविधान संशोधन के 1992 को दोस्तों PV नरसिम्हा राव ने जोड़ा। और दोस्तों याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन याद रखिएगा पंचायत से संबंधित है, जबकि 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका या नगर पंचायत से संबंधित है, 1952 में लाया गया। तो दोस्तों आप लोगों को ये याद हो गया होगा। चौथा में निम्न से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो भूमि सुधार 8वीं नहीं है, 9वीं अनुसूची में है, 8वीं में है भाषा। दोस्तों निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। विटामिन से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों विटामिन B1 को कहते हैं थायमीन, राइबोफ्लाविन B2 को कहते हैं दोस्तों, या B2 को कहते हैं राइबोफ्लाविन, जबकि विटामिन B1 को दोस्तों कहते हैं थायमीन। याद रखिएगा थायमीन। और दोस्तों याद रखिएगा B1 से बेरी नामक रोग होता है और B2 से किलोसिस होता है। याद रखिएगा विटामिन B3 से पेलाग्रा या चर्म रोग होता है। दोस्तों विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायराडॉक्सिन। याद रखिएगा स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, स्वप्न को बहुत देर तक याद रखने के लिए विटामिन B6 दिया जाता है। दोस्तों विटामिन B12 साइनोकाबामालिन है और इसमें कोबाल्ट की मात्रा होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है, B12 में, साइनोकाबामालिन में। दोस्तों विटामिन A का रासायनिक नाम है रेटिनाल और दोस्तों ये इसके ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी नामक रोग होता है। दोस्तों याद रखिएगा।
दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कार्बिक अम्ल। और दोस्तों स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से जो खून आता है विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, उसके दो भाग हैं, कोकैल्सीफेरॉल, अर्गोकैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है दोस्तों, याद रखिएगा। विटामिन ई से जो है ए का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। और विटामिन ई की कमी से जननांग होता है, नपुंसकता होता है, बांझपन होता है। और दोस्तों विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का का न बनना। और दोस्तों विटामिन के का रासायनिक है नाम है नेफ्टोक्विनोन। तो दोस्तों विटामिन की खोज फंक ने किया था, उसके पहले बर्जिलियस ने किया था। तो ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद हो गए होंगे। 5 प्रश्न मैंने कवर अप किया और 50 प्रश्न आपको याद हो गए होंगे यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप लोग मन लगा करके पढ़िए, आप लोग घबराइए नहीं, शांति से पढ़िए। मन लगाकर पढ़ेंगे निश्चित रूप से याद हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि एक दिन में याद नहीं होगा, लेकिन एक दिन याद जरूर होगा। आप लोगों को पढ़ेंगे तो अपना लक्ष्य बना लीजिए कि हमको ये पद प्राप्त करना है। किसी भी हालत में मुझे जिस भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं वो हमको पद लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसलिए देखो, पढ़ाई इसलिए करो कि पड़ोसी का लड़का पड़ोसी की लड़की पढ़ रही है, वो हमसे आगे निकल जाएगी, उसको आगे हम नहीं निकलने देंगे, इसलिए हमें भी पढ़ना है, हम भी पढ़ेंगे। पड़ोसी का लड़का पड़ोसी की लड़की पढ़ रही है, इसलिए हमको पढ़ना है और उससे आगे निकलना है। इसे मान करके दिमाग में रखो। एक दूसरे के मन में प्रतिस्पर्धा रहेगा, तभी आप लोग पढ़ सकते हो और तभी एक दूसरे से आगे निकल सकते हो। एक दूसरे की इस भीड़ से एक दूसरे से आगे निकलने की आप सभी लोगों को कोशिश करना चाहिए। एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करो। क्लास में आते हो या कहीं पर पानी पीने जाते हो तो वहां पे आप लोगों को जाकर के कम से कम आपस में डिस्कस करना चाहिए कि सर ने क्या पढ़ाया है, क्या क्या चीजें पढ़ाया है। आप उनसे करिए, वो आपसे करेंगे, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। अगर भूलेंगे भटकेंगे तो भाई जिसको आएगा वो अगला बता देगा, तो वो चीजें याद हो जाएगा। तो समय का सदुपयोग करें, आप लोग समय को ऐसे जो है वेस्ट मत करें। टाइम इज मनी, 1 मिनट इज प्रेशियस फॉर यू। एक मिनट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नो वेस्ट द टाइम। टाइम का जो है आपको खराब मत करिए, व्यर्थ मत करिए। चलिए आगे आते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं, कौन सा युग्म सही नहीं है दोस्तों? यहाँ पे कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है दोस्तों? सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, सेला दर्रा गलत है, ये अरुणाचल प्रदेश में होगा, अरुणाचल प्रदेश में होगा, अरुणाचल प्रदेश में होगा। दोस्तों नाथुला दर्रा सिक्किम में है, माना दर्रा उत्तराखंड में है। दोस्तों मैंने इसके लिए ट्रिक बना रखा है कि रोहित बड़ा सिप देखने हिमाचल गया, रोहित बड़ा सिप देखने हिमाचल गया। दोस्तों मैं फटाफट यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, इसको इरेज कर दूं और यहाँ पे मैं आपको फटाफट ट्रिक के माध्यम से आपको फटाफट रिवाइज करा देता हूँ 2 मिनट के अंदर। देखिए, रोहित बड़ा सिप देखने हिमाचल गया। दोस्तों एचपी लिख देते हैं, एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश, समझ जाना कि रोहित बड़ा सिप देखने हिमाचल प्रदेश गया। दोस्तों रोहित से रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा से बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। और दोस्तों सिप से सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा। और दोस्तों देखने में दे से देवसा दर्रा, याद कर लीजिएगा, देवसा दर्रा, यही तो दर्रा है। रोहित बड़ा सिप देखने हिमाचल गया, पढ़ो हमारे साथ, रोहित बड़ा सिप देखने हिमाचल गया, रोहित बड़ा सिप देखने हिमाचल गया, रोहित बड़ा सिप देखने हिमाचल गया। चलिए याद हो गया होगा। रोहित से बड़ा से बड़ा लाचा, बड़ा 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 लाचा, बड़ा लाचा, बड़ा लाचा, बड़ी लाची, बड़ी लाची, बड़ी लाची चाहिए, छोटी लाची नहीं चाहिए, बड़ी लाची चाहिए। तो बड़ा लाचा, सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा, सिपकीला, छिपकली, छिपकली, हिमाचल में छिपकली बहुत ज्यादा रहती है, छिपकली यानी सिपकीला दर्रा। जैसे भी आपको याद हो इसे याद करने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। अरुणाचल प्रदेश, अरुण बाबू से 5 दिया लिया, अरुण बाबू से 5 दिया लिया, 5 दिया लिया। देखो बाबू, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, बा से बमडीला, बमडीला, बमडीला दर्रा,
बामडीला दर्रा, बू से बूमला दर्रा, बूमला दर्रा, और 5 से पाग साठ दर्रा बाबू, पाग साठ दर्रा। इसका नाम आप लोग नहीं सुने होंगे तो आज सुन लीजिए, पाग साठ दर्रा। उसके बाद दोस्तों दी से दीफू दर्रा, दीफू दर्रा, और दोस्तों या से यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रा। तो अरुण बाबू यहाँ पर देखो से छूट गया है, ट्रिक में से छूट गया है दोस्तों, बू से हो गया अरुण बाबू से हो गया आपका सेला दर्रा, सेला दर्रा, सेला दर्रा। अरुण बाबू से 5 दिया लिया, अरुण बाबू से 5 दिया लिया, अरुण बाबू से 5 दिया लिया। यही अरुण बाबू मान लीजिए, यही अरुण बाबू है, 5 दिया ले लीजिए इनसे। दिमाग में रख लीजिए भाई, हमारे क्लास में अरुण है, उनसे अरुण बाबू से, बाबू कह दीजिए, बाबू से 5 दिया लिया बाबू। तो बा से बमडीला, बू से बुमला, से सेला, 5 से 5 पाग साठ, दी से दीपू, या से यांग्याप। कितना शानदार ट्रिक है, इससे आसान और इससे बेहतर ट्रिक नहीं हो सकता। या से यांग्याप दर्रा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों नाथुला जल्ला, सिक्की को ना जलने दो, दोस्तों सिक्की को ना जलने दो, सिक्की को ना जलने दो, ना जलने दो। तो दोस्तों ना से नाथुला, देखो ना से नाथुला, सिक्की से सिक्किम हो जाएगा नाथुला, और जा से जलेपला, 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 और 2 से डोंकिया दर्रा, डोंकिया दर्रा, डोंकिया दर्रा। तो भैया सिक्की को ना जलने दो, सिक्की को ना जलने दो, सिक्की को ना जलने दो। जल्दी से पढ़िए, सिक्की को ना जलने दो, सिक्की को ना जलने दो, सिक्की को ना जलने दो। ना से जलेपला, जले से जलेपला, दो से अरुण बाबू से 5 दिया लिया, पढ़ो, अरुण बाबू से 5 दिया लिया, अरुण बाबू से 5 दिया लिया, अरुण बाबू बा से बमडीला, बा से बू से बूमला, बू से सेला, दी से और दीफू हो गया, या से यांग्याप, या से। तो ये दर्रा आपको याद हो गया होगा। अब आते हैं पाग साठ हो गया, 5 से पाग साठ हो गया, पाग साठ। अब दोस्तों आते हैं उत्तराखंड। याद रखो, मूल नीति माना था, मूल नीति माना था उत्तराखंड के डुंगरी में, मूल नीति माना था उत्तराखंड के डुंगरी में, उत्तराखंड के डुंगरी में। देखो मूल नीति माना था उत्तराखंड के, और डुंगरी में बाबू देखो मुंह से मुलिंगला दर्रा, मुंह से मुलिंगला दर्रा, और ल से लिपुलेख दर्रा, ल से लिपुलेख दर्रा, ल से लिपुलेख दर्रा। उसके बाद अब नीति से नीति दर्रा, नीति से नीति दर्रा खुद है, नीति दर्रा बाबू। माना से माना दर्रा, कभी कभी आपको ऐसे भी लिखा रहता है माड़ा दर्रा, माना और माड़ा दोनों एक ही चीज है, माना दर्रा। था से थांगला दर्रा, थांगला दर्रा, थांगला दर्रा, थांगला दर्रा। और बाबू के से किंगरी विंगरी दर्रा, किंगरी विंगरी दर्रा, किंगरी विंगरी दर्रा, किंगरी विंगरी, किंगरी विंगरी, किंगरी विंगरी, किंगरी विंगरी। और डुंगरी ला को ही चिरबितिया ला कहते हैं, डुंगरी ला, डुंगरी ला, डुंगरी ला, डुंगरी ला, डुंगरी ला को कहते हैं चिरबितिया ला, चिरबितिया ला, चिरबितिया ला, चिरबितिया ला, चिरबितिया ला, चिरबितिया ला। चलिए बताइए, ठीक पढ़िए, हल्ला नहीं। मूल नीति माना था उत्तराखंड के डुंगरी में, पढ़िए। मूल नीति माना था उत्तराखंड के डुंगरी में, मूल नीति माना था उत्तराखंड के डुंगरी में, मूल नीति माना था उत्तराखंड के डुंगरी में।
अब देखिए मुंह से ल से ली से, चलिए नीति से, माना से, था से, की से, डुंगरीला या चिरबितियाला। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को याद हुआ होगा, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों से नया जोश उत्पन्न हो गया, नया उत्साह आया आप लोगों को। ठीक है, चलिए किसको चलिए दोबारा बता देते हैं। देखो, मुंह से मुलिंगला दर्रा, मुंह से ल से लिपुलेट दर्रा, ल से नीति से नीति दर्रा, नीति से माना से माना दर्रा, माना दर्रा, था से थांगला दर्रा, था से के से किंगरी विंगरी, हल्ला नहीं प्लीज, किंगरी विंगरी और डुंगरीला मतलब चिरबितियाला। देखिए थोड़ा आराम से बोलेंगे तब भी आपकी आवाज आएगी और सब लोगों को याद होगा, सब लोग समझेंगे। ये नहीं कि चिल्लाइए बहुत जोर से, ठीक है। तो ये याद हो गया होगा। तो इतना आप लोगों को दर्रा याद हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, निम्न में से किस राज्य का उल्लेख छठी अनुसूची में नहीं किया गया है? निम्न में से किस राज्य का उल्लेख छठी अनुसूची में नहीं किया गया है? तो दोस्तों, मैंने इसका ट्रिक बताया है, असमे त्रिमी अर्थात दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का उल्लेख है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का उल्लेख है, लेकिन मणिपुर का उल्लेख नहीं है, नागालैंड का उल्लेख नहीं है, सिक्किम का उल्लेख नहीं है, पश्चिम बंगाल का उल्लेख नहीं है। तो याद रखना ये हमारा आंसर हो जाएगा मणिपुर। असमे त्रिमी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। दोस्तों, 8वां क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? दोस्तों, टाइफाइड है, टाइफाइड बैक्टीरिया, चेचक विषाणु, एथलीट फूड विषाणु के वजह से नहीं होता है दोस्तों, कवक के कारण होता है, कवक के कारण होता है, गंजापन कवक के कारण होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ट्रिक है, टीटी का कोटा है गो सिडनी के प्लेग्राउंड में। थोड़ा सा समर्पण, थोड़ा सा त्याग कर देंगे अभी थोड़ा समय तक, तो आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिल जाएगी, नॉलेज मिल जाएगी। समय को मत देखिए आप लोग, थोड़ा सा बस धैर्य रखिए, आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, इंटरेस्ट लेकर के पढ़िए, बहुत मजा आएगा। देखो, जब आपके मन में कुछ नया सीखने की तमन्ना होगी तो निश्चित रूप से आपका मन लगेगा। नया चीज सीखना है, ये आपको सोचना है और ये तमन्ना रखना है कि मुझसे कुछ और स्टूडेंटों से बेहतर रहना है। जो इलाहाबाद में, दिल्ली में, लखनऊ में तैयारी कर रहे हैं, कहीं उनसे अगर बेहतर जाना है तो आपको समय देना होगा। मैं कहता हूँ, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं कहता हूँ कि तुम मुझे समय दो, मैं आपको सफलता दिलाऊंगा। आप मुझे समय दो, मैं आपको सफलता दिलाऊंगा, आपको उस ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं, उस शिखर पर पहुंचाने की कोशिश करूंगा, आपको आपकी मंजिल दिलाने में आपका योगदान करूंगा, आपका सहयोग करूंगा। क्योंकि आप ही लोगों में से एक दिन कोई न कोई आईएएस बनेगा, कोई पीसीएस बनेगा, कोई जो है रेलवे में बनेगा, कोई टिकट कलेक्टर बनेगा, कोई पुलिस बनेगा, कोई एसआई बनेगा, कोई दरोगा बनेगा, और एक न एक दिन इसी में से कोई जाकर के हमारे देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। ये आप ही लोग हैं, और आप ही लोग तो देश के कर्णधार हैं। आप ही लोगों जैसे लोगों तो जाकर के वहां पे पहुंचते हैं, कोई अलग से कोई नहीं आता, बस उनका काम करने का तरीका अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है। इसलिए मेहनत से, ईमानदारी से, सच्चे दिल से पढ़ाई करिए। हम हमेशा आपके साथ हूं, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो मुझे याद करिएगा, मैं हमेशा आपके साथ मिलूंगा। आते हैं
तो टीटी का कोटा है वो सिडनी के प्लेग्राउंड में। बाबू टी से टीबी, टी से टीबी, टी से दूसरे टी से टिटनस, टी से टिटनस, टी से टिटनस। टिटनस का एक अन्य नाम है लाक्जा, याद रखिएगा लाक्जा, लाक्जा। टी से टीबी, दूसरे टी से टिटनस। दोस्तों का से काली खांसी, का से को से कोढ़ रोग, को से टा से टाइफाइड, है से गो से गोनोरिया, गो से सी से सिफिलिस, सी से डी से डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया, नी से प्लेग रोग, प्लेग्राउंड प्लेग रोग, प्ले से में से मेनिंजाइटिस। दोस्तों ये सभी रोग जो है बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। टीटी का कोटा है वो सिडनी के प्लेग्राउंड में। टी से टिटनस, दूसरे टी से टीबी, और टीबी को ही कहते हैं याचमा, टीबी को कहते हैं सफेदी, टीबी को कहते हैं क्षय रोग। याद रखिएगा, अगर टीबी के जब क्वेश्चन बदल जाए कि क्षय रोग किसके कारण होता है, तपेदी किसके कारण होता है, याचमा किसके कारण होता है, तो सब बैक्टीरिया के कारण होता है। याद रखिएगा, का से काली खांसी, को से कोढ़ रोग, टा से टाइफाइड, है से हैजा, गो से गोनोरिया, सी से सिफिलिस, डी से डिप्थीरिया, नी से निमोनिया, और प्ले से प्लेग रोग, में से मेनिंजाइटिस रोग। दोस्तों ये सभी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। दोस्तों फटाफट हम 5 मिनट के अंदर में ये सारे आपके कवर अप करने वाले हैं। आगे आते हैं विषाणु वायरस से होने वाले रोग। एक जापानी हर्पिस ट्रक की डर से पीला चीख छोड़ गई मेरे पोपी वायरस। दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से याद हो जाएगा। एक जापानी हर्पिस ट्रक की डर से पीला चीख छोड़ गई मेरे पोपी वायरस। दोस्तों एक जापानी हर्पिस जा रहा, कोई नाम मान लो है, और वह कोई आगे से ट्रक आ गया तो उसकी डर से उसका पीले रंग का चीख निकल गया। तो जापानी हर्पिस ट्रक की डर से पीला चीख छोड़ गई मेरे पोपी वायरस। तो दोस्तों ए से एड्स, एक जापानी हर्पिस ट्रक की डर से पीला चीख छोड़ गई, ये गई में ऐसे गई ई लिखिएगा, ये लिखिएगा मेरे पोपी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से 17 रोग हैं, अब जो कि आपका वायरस के कारण होते हैं, विषाणु के कारण होते हैं। एक जापानी हर्पिस, पढ़ो, एक जापानी हर्पिस ट्रक की डर से पीला चीख छोड़ गई मेरे पोपी वायरस। एक जापानी हर्पिस ट्रक की डर से पीला चीख छोड़ गई मेरे पोपी वायरस। एक जापानी हर्पिस ट्रक की डर से पीला चीख छोड़ गई मेरे पोपी वायरस। कई लोग नहीं बोल रहे हैं, इसलिए उनको याद होने में बहुत ही दिक्कत होगा। सभी लोग बोलेंगे तो सबको याद हो जाएगा, पक्का है, गारंटी इस चीज़ का। लेकिन बोलेंगे तो घर पर भी बोल बोल कर याद करें, बोल बोल करके लिखें, निश्चित रूप से याद हो जाएगा। इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ। चलिए, ए से एड्स, ए से क से कंठमाला, क से जापानी इंसेफेलाइटिस एक बुखार है। जापानी इंसेफेलाइटिस एक बुखार है, तो याद रखिएगा जापानी इंसेफेलाइटिस छोटे बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। जब योगी जी की सरकार शुरू में बनी थी, उस समय गोरखपुर में इससे कई बच्चे पीड़ित हुए थे। तो याद रखिएगा जापानी इंसेफेलाइटिस एक बुखार है। हर्पिस खुद है बीमारी, एक हर्पिस मस्तिष्क प्रभावित होता है इससे। ट्रक से ट्रैकोमा,
ट्रक से ट्रक से ट्रक से ड से डेंगू ड से र से रिनोवायरस र से पीला से पित्त ज्वर पीला बुखार या पित्त ज्वर पीला से पित्त ज्वर या पीला बुखार ची से चेचक ची से ख से खसरा ख से छोड़ से छोटी माता छोड़ से ग से गलसुआ गलकंठ की बीमारी यानी गलसुआ। हाँ ई से इन्फ्लुएंजा ई से में से मेनिंजाइटिस में से रे से रेबीज रे से पो से पोलियो पो से पी से पीलिया पी से और वायरस से वायरस। तो दोस्तों एड्स हो गया, कंठमाला हो गया, जापानी एन्सेफेलाइटिस हो गया, हर्पीस हो गया, ट्राइकोमा हो गया, डेंगू हो गया, रीनोवायरस हो गया, पीला बुखार या पित्त ज्वर हो गया, चेचक हो गया, खसरा हो गया, छोटी माता हो गया, गलसुआ हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया। याद रखिएगा मेनिंजाइटिस वायरस से और बैक्टीरिया दोनों से होता है, दोनों में होता है। मेनिंजाइटिस दोनों से होता है, दोनों में बताया गया है। रे से रेबीज, पो से पोलियो, पी से पीलिया। तो सारे जो है हमारे हो गए आपके वायरस से होने वाले रोग। दोस्तों यहीं पे बात कर लेते हैं, खुद खाए गंदा कवक, खुद खाए गंदा कवक। दोस्तों याद रखिएगा, खुद खाए गंदा कवक याद रखिएगा। तो खू से खुजली, द से दमा, खा से खाज, ए से एथलीट फूड, गन से गंजापन, दाद से दाद, दाद खाज खुजली याद रखिएगा। तो खुद खाए गंदा कवक, खू से खुजली, द से दमा, खा से खाज, ए से एथलीट फूड, गन से गंजापन और दाद से दाद। ये सभी रोग जो है कवक से होने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ टाइफाइड बैक्टीरिया सही है, कोटा में टा से टाइफाइड आ गया, चे से चेचक विषाणु वायरस सही है, और एथलीट फूड विषाणु नहीं कवक होना चाहिए, फंगस जिसको बोलते हैं, इस कवक को फंगस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। मशरूम एक कवक है, याद रखिएगा। जो रसदार फल सब्जियां बनाई जाती हैं मशरूम का, वो भी एक कवक है। क्वेश्चन पूछा गया मशरूम जो सब्जी बनाई जाती है वो क्या है, तो कवक है, याद रखना बाबू। गंजापन जो है कवक के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, याद रखिएगा, कर्क गुरा मध्य छजार बंगा त्रिमी, कर्क गुरा मध्य छजार बंगा त्रिमी। कई लोग इसका कई ट्रिक बताते हैं, गमछा झार करके कुछ कई लोग बताते हैं, लेकिन ये जो है एकदम आपका सही है कि कर्क गुरा मध्य छजार बंगा त्रिमी, याद रखिएगा। तो दोस्तों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो दोस्तों क्या नहीं है, मणिपुर नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मणिपुर हो जाएगा। तो कर्क गुरा मध्य छजार बंगा त्रिमी, कर्क से कर्क रेखा से होकर जाने वाली। दोस्तों कर्क रेखा से होकर के कौन सी नदी गुजरती है, माही नदी गुजरती है, याद रखने ना। और दोस्तों याद रखिएगा विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से होकर कौन सी नदी निकलती है, कांगो या जायरे, याद रखिएगा, कांगो या जायरे नदी होकर के गुजरती है विषुवत रेखा। और दोस्तों याद रखिएगा, और ये कांगो या जायरे जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। और दोस्तों मकर रेखा समझ लीजिए, मकर रेखा लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी। दोस्तों याद रखिएगा, लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी। और तीसरा याद रखिएगा, बरमेजो नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है। बरमेजो नदी दोस्तों, बरमेजो नदी ये दक्षिण अमेरिका में बहती है। तो बरमेजो नदी जो है दोस्तों मकर रेखा को दोस्तों ये 3 बार काटती है, मकर रेखा को 3 बार काटती है, याद रखिएगा, मकर रेखा को 3 बार काटती है, 3 बार, और ये 2 बार, ये 2 बार। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कर्क रेखा
को काटने वाली कौन सी नदी है? माही नदी। विषुवत रेखा को कांगो, कांगो को कहा जाता है जायरे। और दोस्तों मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है 2 बार? लिम्पोपो नदी। मकर रेखा को 3 बार काटने वाली नदी बरमेजो नदी 3 बार काटती है। और दोस्तों याद रखिएगा कि चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर अप करने की कोशिश करेंगे हम। निम्न में से कौन सा युग्म सही है दोस्तों? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल या निर्वाचन का उल्लेख 54 सही है। दोस्तों प्रधानमंत्री का कर्तव्य अनुच्छेद 78 सही है। और राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगना दोस्तों ये गलत है, ये अनुच्छेद 143 में कहा गया है। दोस्तों राष्ट्रपति को सलाह और सहायता के लिए मंत्रिपरिषद चाहिए, मंत्रिपरिषद का उल्लेख 74 में है। जबकि जब सुप्रीम कोर्ट से सलाह राष्ट्रपति महोदय मांगेंगे तो अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगना। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है दोस्तों? इसको कर दीजिएगा, सही नहीं है। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। दोस्तों लिखने में मिस्टेक हो गया था तो प्लीज माफ कीजिएगा। यहाँ पे निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 सही है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य 78 सही है, और राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगना अनुच्छेद 143 होगा। और मंत्रिपरिषद का उल्लेख दोस्तों मंत्रिपरिषद का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 74 में है, याद रख लीजिएगा 74 में है। महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दोस्तों याद रख लीजिएगा, महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख अनुच्छेद 312 सही है। अखिल भारतीय सेवाएं 3 होती हैं, आईएएस आईपीएस, मतलब आईएएस आईपीएस और आईएफएस होती है। 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। और इस पर कोई कानून बनाना होता है या नहीं गठन करना होता है तो सबसे पहले जो है यह जो है राज्यसभा में जाता है। और 300 अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख अनुच्छेद 312 में है। राष्ट्रीय मुद्दे पर कानून बनाना राज्यसभा को अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगना अनुच्छेद 100। दोस्तों एक चीज और याद आगे बता दें कि जब संसद का सत्र न चल रहा हो, तो राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करते हैं, अध्यादेश जिसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 123 में है। और जब संसद का सत्र राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं 213 के अंतर्गत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रख लीजिएगा कि जब संसद का सत्र न चल रहा हो, कानून बनाना अनिवार्य हो, तो उस समय राष्ट्रपति महोदय आदेश जारी कर देंगे, अध्यादेश जारी कर देंगे और 123 के अंतर्गत। और राज्यों में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर देंगे अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। और याद रखिएगा संसद का या राज्य विधानमंडल का सत्र जब स्टार्ट हो तो याद रखिएगा 6 सप्ताह के अंदर में इसको पारित कराना अनिवार्य है, नहीं तो ये बिल समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमें बताइए, राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करते हैं? राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत? संसद का या राज्य विधानमंडल का सत्र शुरू होने के कितने दिन के अंदर में इसको पारित कराना अनिवार्य है? 6 सप्ताह के अंदर, 6 सप्ताह के अंदर, याद रखिएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? प्रधानमंत्री का कर्तव्य, राष्ट्रपति द्वारा जब सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगा जाता है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? मंत्रिपरिषद का उल्लेख, महाभियोग का उल्लेख। महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति पर लाया जाता है। किस सदन में शुरू हो सकता है? किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो या किसी भी सदन में। राष्ट्रपति को दूसरे सदन में महाभियोग लाने से कितने दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है? 14 दिन पूर्व। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने के कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है? 1/4 या 25%। महाभियोग प्रक्रिया किसी भी सदन में लाया जाना है तो कितने सदस्यों के बहुमत से पारित होना अनिवार्य है? तो याद रखिएगा कितने?
2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य है, चाहे किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी कहाँ से सांसद हैं? वाराणसी के संसदीय क्षेत्र से वो सांसद हैं, याद रखिएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, अमित शाह गृह मंत्री हैं। अमित अनिल चंद्र शाह इनका पूरा नाम है, अमित अनिल चंद्र शाह। विदेश मंत्री जयशंकर, ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ठीक है। रेलवे मंत्री अश्विन वैष्णव हैं। किरण रिजिजू जो है कानून मंत्री हैं, किरण रिजिजू कानून मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं, याद रखिएगा, अभिनव नियुक्त हुए हैं, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? भूपेंद्र चौधरी। बाबू याद रखिएगा, नीति आयोग का प्रथम जो है अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे, और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया थे, याद रखिएगा। यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन आने की संभावना है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष दोस्तों अरविंद पनगड़िया थे। दूसरे राजीव कुमार थे, राजीव कुमार। वर्तमान में जो दोस्तों जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष दोस्तों सुमन के बेरी हैं, सुमन के बेरी, याद रखिएगा। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी, और इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है, याद रखिएगा, कैबिनेट मंत्री। नीति आयोग का गठन दोस्तों 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल द्वारा, उनके प्रस्ताव द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग किसका स्थान लिया है? योजना आयोग का। योजना आयोग को किस प्रधानमंत्री ने समाप्त किया? नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को इसको समाप्त करने की घोषणा किया था, याद रखिएगा। दोस्तों हम लोग जल्दी से कवर अप करने वाले हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे, तो दोस्तों याद रखिएगा, बीबी गिरी ऐसे व्यक्ति थे जो द्वितीय चक्र की मतगणना से राष्ट्रपति चुने गए। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन द्वितीय चक्र की मतगणना से राष्ट्रपति चुना गया? भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाला पहला बीबी गिरी। आगे बात समझ में, याद रखिएगा कि बीबी गिरी ऐसे व्यक्ति थे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सदस्य थे। अटक का, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन अटक का सदस्य था? तो बीबी। अब आते हैं नीलम संजीवा रेड्डी। अच्छा, बीबी गिरी ने किन्हें राष्ट्रपति चुनाव में हराया था? तो नीलम संजीवा रेड्डी को। नीलम संजीवा रेड्डी किससे चुनाव हार गए थे? कब? 1969 में। इतना समझ में आ गया पहले बीबी गिरी के बारे में। अब दोस्तों आते हैं नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी दोस्तों 1977 में निर्विरोध राष्ट्रपति चुन लिए गए। तो निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाला एकमात्र आज तक के इतिहास का व्यक्ति है नीलम संजीवा रेड्डी। एन संजीवा रेड्डी ये महिला नहीं है, ये पुरुष है, याद रखना है। और दोस्तों याद रखिएगा, नीलम संजीवा रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पूर्व में लोकसभा के स्पीकर थे, लोकसभा के स्पीकर थे, याद रखिएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा दोस्तों, फाइनल आंसर बनेगा हमारा, ये बनेंगे नीलम संजीवा रेड्डी, यही सही है दोस्तों। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनने से पहले और राष्ट्रपति से पहले उपराष्ट्रपति भी थे। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने से पहले वो बिहार के राज्यपाल थे। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे, ठीक। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। ये प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखिएगा। तो बाबू डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति थे, ठीक। और दूसरे मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन थे? हामिद
हामिद अंसारी। तो याद रखिएगा, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्र डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल डॉक्टर जाकिर हुसैन का। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 वर्ष 355 दिन। याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ज्ञानी जैल सिंह भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति, और ज्ञानी जैल सिंह भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो पूर्व में गृह मंत्री पद को सुशोभित किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति कौन थे जो पूर्व में गृह मंत्री पद को सुशोभित किया था? ज्ञानी जैल सिंह। भारत के किस राष्ट्रपति के समय में जेबी वीटो का प्रयोग किया गया? तो ज्ञानी जैल सिंह। डाक संशोधन विधेयक 1986, उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए देखिए, यहां तक पूरा कवरअप हो रहा है, हो जाएगा ना? ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, निम्न को सही क्रम में सजाइए। दोस्तों, रौलट एक्ट सत्याग्रह से शुरुआत किए हैं। जैसा कि कई लोग सोच रहे होंगे सर, तो पहले तो रौलट एक्ट आया था। दोस्तों, इसमें रौलट एक्ट मैंने ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो पहले रौलट सत्याग्रह से शुरुआत होगी। तो रौलट सत्याग्रह की शुरुआत दोस्तों 6 अप्रैल 1919 को हुआ था, और अमृतसर का अधिवेशन दोस्तों दिसंबर में हुआ, दिसंबर 1919 में हुआ था। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। सतपाल और सैफुद्दीन की गिरफ्तारी दोस्तों 9 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब जब आपको डेट पता चल गया तो आराम से इसका आंसर बहुत ही शानदार तरीके से दे सकते हैं। डेट बहुत ही शानदार तरीके से याद हो गया होगा कि देखो, रौलट एक्ट जो पारित हुआ 18 मार्च 1919 को हुआ है। हमने मार्च 1919 लिखवाया है, लेकिन 18 मार्च को हुआ था, कभी कभी 19 मार्च देता है। तो रौलट एक्ट हो गया, पहले रौलट एक्ट पारित होगा, और उसके बाद जब पारित होगा तब गांधी जी आएंगे, अब कहेंगे तो काला कानून, तब कहेंगे हम इनके खिलाफ कहेंगे सत्याग्रह करेंगे, और गांधी जी कहेंगे भाई ये तो काला कानून है, भाई सबके धारा में किसी को गिरफ्तार कर लेते हो, नजरबंद कर देते हो, जेल में ठुसवा देते हो, और तो न तो हम अपना वकील कर सकते, न तो कहीं दलील कर सकते, न तो वकील कर सकते। तो न दलील, न वकील, न अपील वाला कानून कौन है? रौलट एक्ट। तो रौलट आपको याद हो गया होगा। और ये दोस्तों 6 अप्रैल 1919 के बाद 13 अप्रैल 1919 और 9 अप्रैल 1919, दिसंबर 1919। अब देखिए, रौलट सत्याग्रह की शुरुआत 6 अप्रैल 1919 को हुआ। सतपाल की गिरफ्तारी दोस्तों 9 अप्रैल को हुआ। तो पहले रौलट सत्याग्रह होगा और उसके बाद सतपाल और सैफुद्दीन की गिरफ्तारी होगी। तो 1 के बाद 4 आएगा। देखो कई है 1 के बाद 4, 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो बाकी दोनों ऑप्शन कैंसिल, दोनों कैंसिल। अब हमको डिसाइड इन तीनों दोनों में करना है दोस्तों। उसके बाद 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड आएगा, यानी 1-4-3 यही वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, करेक्ट होगा। 1-4-3। और अमृतसर का अधिवेशन जो हुआ 1919 में, उसमें बाल गंगाधर तिलक अंतिम बार भाग लिए थे, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट पत्रिका निकाला था। इंडिपेंडेंट पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय ने किया था। ये सब सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। इंडिपेंडेंट पार्टी का गठन जो है 1922 में, इंडिपेंडेंट पार्टी का गठन 1922 में मोतीलाल नेहरू और उनके सहयोगी मदन मोहन मालवीय ने किया था। याद रखिएगा दोस्तों, मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा का गठन किए थे 1915 में। मदन मोहन मालवीय अभ्युदय हिंदुस्तान और लीडर, अभ्युदय हिंदुस्तान और लीडर नामक पत्रिका निकालते थे। याद रखिएगा, महामना मदन मोहन मालवीय, महामना उनका उपनाम है, याद रखिएगा। दोस्तों आगे आते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सत्य नहीं है? राष्ट्रपिता गांधी जी सही है, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, फक्र अफगान और बादशाह गांधी ये जो है सीमांत अब्दुल गफ्फार खान का सही है। महान प्रहरी सुभाष चंद्र बोस नहीं, ये रविंद्रनाथ टैगोर, महान प्रहरी रविंद्रनाथ टैगोर को कहा गया है दोस्तों, और गांधी जी ने कह दिया है। सुभाष चंद्र बोस देशभक्तों का देशभक्त और देश नायक की उपाधि है, नेताजी की उपाधि है। देशभक्तों का देशभक्त नेताजी को, सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने कहा था, जबकि देश नायक सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। महात्मा शब्द गांधी जी को
चंपारण आंदोलन के समय रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। बापू शब्द गांधी जी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। राष्ट्रपिता शब्द सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। याद रखिएगा दोस्तों, राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालचारी का नाम है, ये सही है। हमारा उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ये सही नहीं है दोस्तों। ये बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों ने याद किया। राजा जी श्री राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, निम्न में से कौन सा? और याद रखिएगा, भारत के अर्थात स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी हैं। याद रखिएगा दोस्तों। गुरुदेव एमएस गोवलकर को गुरुदेव कहा गया है, ठीक है, गुरुजी कहा गया है। एमएस गोवलकर को गुरुजी कहा गया है, जबकि विश्व कवि गुरु और जो है रविंद्रनाथ टैगोर को है। विश्व कवि गुरु और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को कहा गया है, जबकि गुरुजी एमएस गोवलकर को कहा गया है, ठीक है। लोकहितवादी जो है लोकहितवादी किसको कहा गया है? गोपाल हरि देशमुख को कहा गया है। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? दोस्तों मैंने बताया है बांग्लादेश का मित्र बंगाल असम में है। तो दोस्तों मेघालय, मणिपुर, असम, मिजोरम है, लेकिन मणिपुर नहीं है दोस्तों, तो ट्रिक में नहीं है दोस्तों। अब वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो इसका भी बहुत सारे ट्रिक हम करवा देते। अब आगे बढ़ते हैं। आरबीआई का मुख्यालय दोस्तों याद रखिएगा, आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत, और दोस्तों आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया, और इसका गठन किया गया यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर किया गया। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर किया गया। और दोस्तों याद रखिएगा, इसका मुख्यालय कलकत्ता बनाया गया था, और 1937 में इसका मुख्यालय कलकत्ता से मुंबई कर दिया गया, और वर्तमान में यहीं पे है। और याद रखिएगा, 1 रुपए के नोट और सिक्कों को छोड़कर सब जो है आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, जबकि सिक्कों पर वो वित्त मंत्री का दस्तखत होता है, वित्त मंत्रालय उसको जारी करता है। याद रखिएगा। तो दोस्तों याद हो गया होगा, आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर कलकत्ता में जो है इसका मुख्यालय बनाया गया, और आरबीआई का गठन किया गया, और 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई कर दिया गया। याद रखिएगा, आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे। कौन था? ओसबोर्न स्मिथ था आरबीआई का। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल आरबीआई के सीडी देशमुख थे। और दोस्तों एक बात और, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया, ये याद रखिएगा। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। तो दोस्तों आरबीआई का जो कलकत्ता से मुंबई कब स्थानांतरित किया गया? तो दोस्तों 1937 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 1937 में, यहाँ पे लिखा हुआ स्पष्ट 1937 में। देखिए दोस्तों 1939 के कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने किसे पराजित किया था? तो सीताराम पट्टाभिरमैया को पराजित किया था। याद रखिएगा, फाइनल आंसर ये बनेगा। सीताराम पट्टाभिरमैया किससे हार गए थे? सुभाष चंद्र बोस से। और याद रखिएगा, आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। आजादी के समय मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? आचार्य जेबी कृपलानी किए थे। और आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। सीताराम पट्टाभिरमैया 1939 में सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे। और दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में जबलपुर में अधिवेशन हुआ था। 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। हरिपुरा गुजरात है। और उसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। जिसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू अर्थात राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं।
पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। 1929 के लाहौर अधिवेशन में जब लाहौर में रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया तब, और पूर्ण स्वराज की घोषणा किया था, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तब 1936 में लखनऊ अधिवेशन, जब 1935 के अधिनियम को गुलामी का दास्ता पत्र कहा था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1936 में। 1937 में गांव में होने वाला पहला अधिवेशन फैजपुर था, महाराष्ट्र में है फैजपुर, तो गांव में होने वाला पहला अधिवेशन फैजपुर 1937 में। तब 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष आजादी से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा ब्रिटिश पीएम प्रधानमंत्री ने कब किया था? यानी उस समय प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री था, और उसने उसकी घोषणा कर दिया 16 अगस्त 1932 को। और गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को इनके खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ गए, और 24 सितंबर को भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के समर्थकों के बीच समझौता हो गया। और तेज बहादुर सप्रू और सी राजगोपालचारी, मदन मोहन मालवीय, ये दस्तखत लोग किए थे। गांधी जी उस पर दस्तखत नहीं किए थे, याद रखिएगा। और 24 सितंबर को जो है कि समझौता हो गया, याद रखिएगा। 20 सितंबर को गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे थे। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दिया। उसके बाद दोस्तों 20 सितंबर को गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। 24 सितंबर को क्या हुआ? समझौता हो गया, पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जाना गया है। और उसके बाद दोस्तों 26 सितंबर को गांधी जी आमरण अनशन तोड़ देते हैं जूस पी करके। चलो आगे बढ़ते हैं। यूपी में कुल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं दोस्तों, 75 जिले हैं। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, और विधानसभा की 403 सीटें हैं। विधानसभा की 403 सीटें हैं, और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। यदि ऑप्शन में 99 रहे तो 99 मार दीजिएगा, नहीं तो 100 मारिएगा। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में 75 जिला, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31 सीटें, विधानसभा की 403 सीटें, और विधान परिषद की या तो 99 या 100 कर देंगे, ये हो जाएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो है 18 संभाग हैं, जिसको कमिश्नर बोलते हैं 18। दोस्तों ताला नगरी अलीगढ़ को कहते हैं, सही है। इत्र नगरी कन्नौज को कहते हैं, सही है। सूरमा नगरी बरेली को कहते हैं। पेठा नगरी मथुरा नहीं है, यह पेड़ा नगरी है। पेठा नगरी दोस्तों आगरा होगा, पेठा नगरी आगरा होगा, जबकि पेड़ा नगरी मथुरा होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही शानदार तरीके से याद हुआ होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करके मुझे सूचित जरूर करें। आप लोगों का एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का एक एक कमेंट मुझे बहुत ही ऊर्जा, बहुत ही प्रोत्साहन प्रदान करता है, इसलिए आप लोग कमेंट करके मुझे सूचित जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।